नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 24 अगस्त 2018 को तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इनमें से कुछ ही प्रश्न पूर्व वीडियो में हल किए हैं, शेष प्रश्न आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, एलवीडीटी किस सिद्धांत पर काम करता है? यानी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। देखो, एक तो होता है एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर और एक होता है आरवीडीटी रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये दोनों ही म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। एलवीडीटी का प्रयोग तो रेखीय विस्थापना मापने के लिए करते हैं और आरवीडीटी यानी रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर का कोणीय विस्थापना मापने में प्रयोग करते हैं। ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन देखो, अन्योन्य प्रेरण। तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं, तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इसके चलायमान कॉइल से गुजरने वाले किसके अनुपात में इसकी सुई का विचलन के लिए डिजाइन किया गया है? यानी जो गैल्वेनोमीटर है, इसकी कॉइल है, चलायमान कुंडली है, इन कॉइल है, इसमें से गुजरने वाले क्या गुजारे कि इसका जो सुई है वो विक्षेपित हो जाए। अब ऑप्शन देखो, चार्ज को गुजारे, उष्मा ऊर्जा को, दबाव ऊर्जा को, चुंबकीय बल को, एडी करंट को। तो अब इसमें क्या होगा? आवेश यानी चार्ज को गुजारेंगे। इसमें से जो भी चार्ज हम गुजारेंगे तो जो संकेतांक है वो विक्षेपित हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ज, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, चार्ज। अगला प्रश्न है, एसी ब्रिज जिसे आवर्ती मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वह है, इनमें से कौन सा जो ब्रिज है आवर्ती मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखो, शेयरिंग ब्रिज, वेन ब्रिज, हे ब्रिज, एडरसन ब्रिज और केल्विन ब्रिज। तो वेन ब्रिज का प्रयोग आवर्ती मापने में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया वेन ब्रिज, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए गाउस का नियम लागू होता है? यानी गाउस के दो नियम है, एक तो चुंबकत्व के संबंध में गाउस का नियम और एक विद्युत स्थितिज के संबंध में गाउस का नियम। तो ये कह रहा है कि किसके लिए गाउस का नियम लागू होता है? ऑप्शन देखो, केवल पॉइंट चार्ज के लिए होता है, अनंत लाइन चार्ज के लिए इसमें भी होता है, चार्ज के अनंत शीट के लिए ये भी सही है, समान रूप से गोलाकार सेल्स के लिए ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यानी जो भी ऑप्शन दे रखे हैं सभी में गाउस का नियम लागू होता है। तो राइट आंसर हो गया ई, उपरोक्त सभी यानी ये सभी। अगला प्रश्न है, थर्मल रिले किस सिद्धांत पर काम करता है? यानी उसमें जो रिले है वो विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर काम करता है। एक होता है मैग्नेटिक रिले, वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। तो थर्मल रिले है वो थर्मल सिद्धांत पर यानी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अब ऑप्शन देखो, यांत्रिक प्रभाव नहीं, उष्मीय प्रभाव, उष्मा प्रभाव सही है, रासायनिक प्रभाव नहीं, विकिरण प्रभाव नहीं, चुंबकीय प्रभाव नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उष्मा प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है? यानी इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है, यानी इंसुलेशन टेस्ट या मेगर का प्रयोग करते हैं। अब ऑप्शन देखो, इसमें वाट मीटर का प्रयोग वाट का मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर है, ये एमीटर या वोल्टमीटर दोनों में प्रयोग कर सकते हैं इसका, यानी एक माइक्रो एम्पियर मीटर होता है गैल्वेनोमीटर। साइक्लोट्रॉन, ये कण तावरक उपकरण होता है साइक्लोट्रॉन। मेगर, ये इंसुलेशन टेस्टर। पायरोमीटर, ये उच्च तापमान मापने में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फर्नेस का तापमान मापना, इन भट्टी का तापमान मापना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलेशन का प्रतिरोध मापना है तो मेगर का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर हो गया डी, मेगर। अगला क्वेश्चन है, किसी मरकरी आर्क रेक्टिफायर में एनोड सामान्य तौर पर से निर्मित होता है? यानी मरकरी आर्क रेक्टिफायर है, इसका एनोड किसका बना होता है?
तो देखो तांबा नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, टंगस्टन नहीं, ग्रेफाइट सही है, चांदी नहीं। तो जो एनोड होता है वो सामान्य तौर पर ग्रेफाइट का से निर्मित किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया डी, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है कांस्टेंट में शामिल होता है, यानी कांस्टेंट किस यानी में क्या क्या शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन देखो, चांदी और टिन नहीं, तांबा और टंगस्टन नहीं, तांबा और निकिल सही है, एल्यूमिनियम और निकिल नहीं, टंगस्टन और चांदी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट में तांबा और निकिल को शामिल किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट एक मिश्र धातु होती है, यानी विद्युत आयरन है, यानी फ्रेश है। इसका जो हीटिंग एलिमेंट है ये किसका बनाया जाता है। हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बनाया जाता है, यानी जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बनाया जाता है। और नाइक्रोम के अंदर 80% निकिल और 20% क्रोमियम का मिश्रण होता है। तो यानी हीटिंग एलिमेंट किसका बनाया जाता है, निकिल और क्रोमियम का। अनुपात पूछ ले तो 80:20 या 80% निकिल और 20% क्रोमियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकिल और क्रोमियम। किसमें है, डी ऑप्शन में देखो, निकिल और क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है वेव वाइंडिंग में समांतर मार्गों की संख्या होती है। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, यानी एक तो होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग। तो यहाँ वेव वाइंडिंग की पूछी है, तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथ ए बराबर होता है 2 × प्लेक्स। और यदि लैप वाइंडिंग में पूछ ले, लैप वाइंडिंग में ए बराबर यानी समांतर पथ ए बराबर होता है 3 × प्लेक्स। तो प्लेक्स का अर्थ क्या है, यदि सिंप्लेक्स है तो 2 × 1 हो जाएगा, डुप्लेक्स है तो 2 × 2 हो जाएगा, ट्रिप्लेक्स है तो 2 × 3 हो जाएगा, क्वाड्रुप्लेक्स है तो 2 × 4 हो जाएगा वेव वाइंडिंग में। तो यदि प्लेक्स के बारे में नहीं दे रखा है तो सिर्फ हम कहेंगे 2 और इसमें कहेंगे ए बराबर ए। यदि प्लेक्स की संख्या नहीं दे रखी है, यानी सिंप्लेक्स है या डुप्लेक्स है, ये दे नहीं रखा है, तो इसमें लैप वाइंडिंग में कहेंगे कि ए बराबर पी होता है और वेव वाइंडिंग में ए बराबर होता है 2। तो वेव वाइंडिंग में समांतर मार्गों की संख्या क्या होगी, तो राइट आंसर हो गया 2, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर किस शक्ति गुणांक पर कार्य कर सकती है। एक तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर है, वो किस शक्ति गुणांक पर काम करती है। ऑप्शन देखो, केवल लीडिंग यानी केवल लीडिंग अग्रगामी, दूसरा है केवल लैंगिंग यानी केवल पश्चगामी, केवल यूनिटी यानी केवल इकाई, लीडिंग लैंगिंग और यूनिटी केवल शून्य। तो किस में होगी, यानी पश्चगामी भी कर सकती है, अग्रगामी भी कर सकती है और इकाई पर भी काम कर सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, लीडिंग लैंगिंग और यूनिटी, यानी अग्रगामी, पश्चगामी और इकाई इन तीनों शक्ति गुणों पर काम कर सकती है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग तब होती है जब, यानी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग यानी कंपन करना, कंपनता कब होती है। ऑप्शन देखो, बाहर में अचानक परिवर्तन होने पर, बाहर में अचानक परिवर्तन होने पर सही है। बाहर स्थिर हो, यानी बाहर स्थिर हो तो हंटिंग नहीं होती, बाहर में परिवर्तन होता है तो इसमें हंटिंग हो जाती है। बेरिंग घर्षण अधिक होने पर नहीं, वायु अंतराल अधिक हो नहीं, वायु अंतराल कम हो नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाहर में यदि अचानक परिवर्तन हो जाए तो इसमें हंटिंग हो जाती है, यानी मोटर कंपन करने लग जाती है। तो राइट आंसर हो गया ए, बाहर में अचानक परिवर्तन हो। अगला क्वेश्चन है किसी सिंक्रोनस मोटर का प्रसार कारक हमेशा होता है, यानी एक तुल्यकालिक मोटर का जो प्रसार गुणांक है वो क्या होता है। ऑप्शन देखो, यूनिटी यानी इकाई, इकाई से कम, यूनिटी से अधिक यानी इकाई से अधिक, 1 और 2 के मध्य, 2 से अधिक।
तो इसका जो प्रसार गुणांक होता है वो यूनिटी से कम होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यूनिटी से कम। अगला क्वेश्चन है, किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को किसके द्वारा कम किया जा सकता है, यानी कंपनता को, या जो हंटिंग होती है यानी भार में अचानक परिवर्तन होने पर वो कंपन हो जाती है, तो अतिरिक्त भार को वहन करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, यानी हंटिंग को कम करने के लिए या रोकने के लिए क्या किया जाता है। फ्लाईव्हील का प्रयोग, यानी गति पालक चक्कर, फ्लाईव्हील का प्रयोग से क्या होता है, जो उसका टॉर्क है वो बढ़ जाता है थोड़ा कुछ, तो सही है फ्लाईव्हील का प्रयोग यानी गति पालक चक्र का प्रयोग करके। डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करके, ये भी सही है। सिंक्रोनाइजिंग पावर के लिए मोटर को डिजाइन करके, ये भी सही है। रोटर स्लॉट को स्विंग करके, नहीं, रोटर स्लॉट को स्विंग इसमें कोई प्रभाव नहीं होता, ये तो जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर उसमें लागू होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी हंटिंग को कम करने के लिए उपरोक्त तीनों यानी फ्लाईव्हील का प्रयोग किया जा सकता है, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जा सकता है, सिंक्रोनाइजिंग पावर फैक्टर के लिए मोटर को डिजाइन किया जा सकता है, तो उपरोक्त तीनों है, यानी ए बी और सी ये तीनों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ई, ए बी और सी तीनों ही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में एक रोटर होता है जिसे शून्य मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के साथ एक गैर चुंबकीय पदार्थ के छल्ले के रूप द्वारा समर्थित मिलता है, यानी किसमें एक रोटर होता है, यानी एक रोटर होता है जिसे शून्य मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के साथ गैर चुंबकीय पदार्थ के छल्ले के द्वारा समर्थित मिलता है, यानी समर्थन मिलता है। तो देखो सिलेंड्रिकल हिस्टैरिसीस है तो हिस्टैरिसीस मोटर, अब कौन सी है, देखो ये हिस्टैरिसीस मोटर और कौन सी सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार हिस्टैरिसीस मोटर नहीं, डिस्क हिस्टैरिसीस मोटर नहीं, परिधात्मक क्षेत्र हिस्टैरिसीस मोटर, यानी परिधात्मक क्षेत्र का ऐसे क्या हो गया जो सैलेंट पोल प्रकार की हो जाएगी, सही। अक्षीय क्षेत्र हिस्टैरिसीस मोटर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा परिधात्मक क्षेत्र हिस्टैरिसीस मोटर, तो सी ऑप्शन इसका सी होगा, परिधात्मक क्षेत्र हिस्टैरिसीस मोटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिंगल फेज मोटर में उच्चतम चालक टॉर्क होता है, यानी उसको प्रचलन के लिए उच्चतम स्टार्ट टॉर्क होता है। ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, शेडेड पोल मोटर नहीं, कैपेसिटर रन मोटर सही है, यूनिवर्सल मोटर नहीं, कैपेसिटी स्टार्ट मोटर, ये केवल कैपेसिटी स्टार्ट, ये जो स्टार्टिंग में तो उस टॉर्क प्रदान कर देता परंतु रनिंग में नहीं होता है। स्प्लिट फेज मोटर यानी विभक्त कला मोटर नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चालक में पूछा यानी उच्चतम चालक टॉर्क होता है, यानी चलन की अवस्था में टॉर्क ज्यादा रहता है, तो कैपेसिटर रन मोटर, भी ऑप्शन इसका सही होगा, कैपेसिटर रन मोटर। अगला क्वेश्चन है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली मोटर यानी तो घरेलू फ्रिज है, इसके अंदर कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। ऑप्शन देखो, डीसी सरणी मोटर नहीं, डीसी शंट मोटर नहीं, यूनिवर्सल मोटर नहीं, सिंगल फेज प्रेरण मोटर सही है, डीसी यौगिक मोटर नहीं। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर प्रयोग करते हैं और ज्यादातर डबल जो कैपेसिटर मोटर होती है वो होती है, यानी दोहरा कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन कह सकते हैं, यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग की जाती है रेफ्रिजरेटर में, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया डी, सिंगल फेज प्रेरण मोटर प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग की दूरी यानी कितनी की दूरी पर विद्युतीय रूप से मोटर के अंदर रखी जाती है। 3 फेज वाइंडिंग है, इसके जो वाइंडिंग की जाती है तो कितने डिग्री के विद्युतीय अंश अंतर पर वाइंडिंग को स्थापित की जाती है, तो 3 फेज में प्रयोग करते हैं 360/3 बराबर 120 डिग्री के कला अंतर पर वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है 3 फेज में। यदि 2 फेज में पूछ ले कि वाइंडिंग कितने डिग्री पर स्थापित की जाती है तो 2 फेज में होगा 90 डिग्री, यदि 4 फेज की पूछ ले तो भी 90 डिग्री, यदि 5 फेज के बारे में पूछ ले तो 72 डिग्री, यदि 6 फेज के बारे में पूछ ले कितने डिग्री पर स्थापित की जाती है तो यानी 6 फेज है तो 60 डिग्री, कैसे होगा यानी 360/6 कितना हो गया 60 डिग्री। यदि 5 फेज के बारे में पूछे तो 360/5 बराबर क्या हो जाएगा 72 डिग्री। तो इस प्रकार से हम
निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 फेज के बारे में पूछा है, तो 3 फेज के में कितना होगा, 120 डिग्री के कलांतर पर स्थापित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में कंडक्टरों की संख्या 100 है, यानी कोई लैप वाइंडिंग डीसी मशीन है जिसमें कुल चालकों की संख्या Z बराबर है 100। लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में कुल चालकों की संख्या चालकों की संख्या है 100 और समांतर पथों की संख्या, समांतर पथ यानी ए बराबर है 10। तो पिच का मान होगा, यानी पोल पिच के बारे में पूछा है, पोल पिच बराबर क्या होगा। तो देखो पोल पिच बराबर होता है आर्मेचर के बारे में, यानी डीसी मशीन में पूछा है, तो डीसी मशीन में पोल पिच बराबर होता है कुल चालक बट्टा पोलों की संख्या, पोल्स यानी चालकों की संख्या बट्टा पोलों की संख्या। अब पोलों की संख्या इसमें दे रखी है, चालक को 100 दे रखे हैं, जबकि ये दे रखा है कि 10 है, पोलों की संख्या नहीं दे रखी है। प्रश्न में देखो कि लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग मशीन के अंदर लैप वाइंडिंग में ए बराबर होता है P इंटू फ्लेक्स। यदि फ्लेक्स नहीं दे रखा है, यानी सिंप्लेक्स है या डुप्लेक्स, ये दे नहीं रखा है, तो हम कहेंगे ए बराबर P, यानी P और ए दोनों का मान समान ही रहेगा। अब ए का मान 10 है, तो P का मान कितना हो जाएगा, P का मान भी 10 हो जाएगा। तो अब पोल पिच क्या होगा, कुल चालक कितने हैं 100 और पोलों की संख्या कितनी है 10, तो पोल पिच क्या हो जाएगा 10 चालक, यानी ये चालकों में आएगा, तो कितना हो जाएगा पोल पिच 10 चालक। तो इसमें क्या दे रखा है, यानी 10 दे रखा है, तो राइट आंसर हो गया पोल पिच का मान होगा 10। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में मौजूद नहीं होता है। बिलहरी पिंजर प्रेरण मोटर में इनमें से क्या नहीं होता है। स्लिप रिंग, देखो स्क्विरल केज मोटर के बारे में पूछा है, स्लिप रिंग मोटर के बारे में नहीं पूछा है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग नहीं होती है, बुरुश ये भी नहीं होता है, स्लॉट होता है, ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, तो यानी स्लिप रिंग और बुरुश ये दोनों ही नहीं होते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, केवल स्लॉट तो होता है, जबकि स्लिप रिंग और बुरुश नहीं होते हैं। और यदि स्लिप रिंग मोटर के बारे में पूछ ले तो स्लिप रिंग भी होती है, बुरुश भी होते हैं, स्लॉट भी होते हैं स्लिप रिंग मोटर में, जबकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग नहीं होती है, बुरुश नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों नहीं होते हैं, बाकी स्लॉट होते हैं। तो राइट आंसर हो गया डी, ए और बी दोनों नहीं होते हैं। तो ये कुछ इस पेपर के प्रश्न थे, जो शेष प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।